और मुझे खुद को इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं ये देखूँगा कि अगले 4-5 साल में कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो कि ग्रोथ दे सकती है और जहाँ पे सरकार का भी फोकस है। अभी जैसे कि सूर्योदय योजना है, ठीक है, सूर्योदय योजना में वो सोलर पैनल्स लगाएंगे, तो सोलर पैनल बनाने वाली जितनी भी कंपनीज हैं उनको बेनिफिट हो सकता है, अनलेस अनटिल शॉर्ट टर्म, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 60% जो लोग हैं वो नहीं कमा पाते हैं शॉर्ट टर्म में, या बहुत कम पैसा कमा पाते हैं। पैसिव इनकम प्रोवाइड करता है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन पे ही पैसिव इनकम प्रोवाइड करता है। पैसिव इनकम का मतलब ये है कि आप काम नहीं कर रहे हो तब भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है, लेकिन आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में कंट्रोल है अपना। व्हाट इज माई गोल, व्हाट इज माई थिंकिंग, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें वो पैसा किस लिए चाहिए। अगर हमें कोई पैसा शॉर्ट टर्म में चाहिए, 1 साल के अंदर चाहिए, तो फिर हमें वैसा गोल सेट करना पड़ेगा। और अगर हमें पैसा 1 साल में नहीं चाहिए, 5 साल में चाहिए या 10 साल में चाहिए, तो उसके हिसाब से हमारा ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा और हमारी इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो जाएगी। अगर रिस्क नहीं है तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, और जितना कम आप रिस्क लोगे उतना कम रिवॉर्ड आपको मिलेगा, जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो बिल्कुल सही बात है, ये ड्रॉबैक्स भी होते हैं। हाँ, तो लॉन्ग टर्म में क्या ड्रॉबैक्स होंगे? तो देखिए, लॉन्ग टर्म में ड्रॉबैक्स ये है कि सबसे पहले जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसको रिव्यू करना पड़ता है। अभी मान लीजिए कि एक एक्स कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, जैसे कि मैंने पिछले सालों में कई सालों में देखा है कि जैसे जेट एयरवेज डूब गया, ठीक है, DHFL डूब गया, या यस बैंक डूब गई, जी ठीक है। तो इनमें जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उनकी इन्वेस्टमेंट वाइप आउट हो गई, ठीक है, या फिर मतलब 10-20% का ही पैसा बचा। अगर 100 रुपए लगाए थे तो 10-20% ही बचा, ठीक है, 10-20 रुपए ही बचे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। ये आपने कोई 100 रुपए लगाया तो वो 1000 भी हो सकते हैं, और इसी के बजाय 100 रुपए डूब भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत वाइजली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट होना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो पेशेंस रखने के लिए आप क्या करोगे? आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, अब रोज रोज मार्केट तो रोज ही चल रही है, अब रोज आप मार्केट की स्क्रीन देखोगे तो आपको फियर और ग्रीड आएगा, इमोशंस आएंगे आपके अंदर, जी जी। तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और फिर लॉन्ग टर्म के लिए सोच के उस इन्वेस्टमेंट को साइड करना पड़ेगा। उसे रोज रोज देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप बेच जाओगे जी, ठीक है। तो ये सब ड्रॉबैक्स होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के। ऑल्दो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म में मल्टीप्लिकेशन ही हुआ है, और ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर वो वाइजली की गई है तो वो बेनिफिशियल ही होती है। बट हाँ, इन सम फैक्टर्स हर जगह पे इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्रूटफुल नहीं रही है, क्योंकि ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए हैं। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के ये ड्रॉबैक्स को मिटिगेट करना है तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का टूल अपनाना पड़ेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन अगर आप अपनाएंगे तो ऑटोमेटिक ही ये सारी चीज़ें वाइप आउट हो जाएंगी, उसके ड्रॉबैक्स नल एंड वॉइड हो जाएंगे, मैं ऐसा कह सकता हूँ। एंड शॉर्ट टर्म में क्या ड्रॉबैक्स होंगे? सो देखिए, शॉर्ट टर्म में रिस्क कम होता है, बट रिस्क तो है ही ना, ठीक है। अभी आपने कोई एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि शॉर्ट टर्म में मुझे कोई गोल अचीव करना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई आप ट्रेड लोगे तो उसमें स्टॉप लॉस भी रखोगे, टारगेट भी रखोगे। अभी मान लीजिए कि मार्केट चला ही नहीं और हम कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे स्टॉप लॉस ही कटेंगे जी, है ना। तो हमें अपनी कैपिटल वाइप आउट का रिस्क तो है ही शॉर्ट टर्म में, ठीक है। अब वोलेटिलिटी जो हो रही है मार्केट में ड्यूरिंग शॉर्ट टर्म, उसको हमें कंट्रोल करना नहीं आएगा तो हमारे लिए एक ड्रॉबैक है, ठीक है। हम समझ ही नहीं पाएंगे, पता चला कि हमने 100 की चीज़ खरीदी, हमने 90 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, 90 रुपए की जगह वो 85 रुपए तक गई, 85 से फिर 120 हो गई, ठीक है। हमने 120 पे खरीदा, 120 से फिर 110 आ गई, फिर हमने उसको काट दिया, वो फिर 130 हो गई, 140 हो गई। तो मार्केट क्या करती है? मार्केट जो है वो इतनी वोलाटाइल होती है कि हमारे इमोशंस के साथ में वो प्ले करती है, ठीक है, हमारी साइकोलॉजी के साथ में प्ले करती है। तो वो सारी चीज़ें हमें कंट्रोल करनी पड़ेंगी। अगर हमारे पास में बेटर कंट्रोल है, ओनली शॉर्ट टर्म इज गुड, अनलेस अनटिल शॉर्ट टर्म, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 60% जो लोग हैं
जी जी वो नहीं कमा पाते हैं शॉर्ट टर्म में, या बहुत कम पैसा कमा पाते बहुत हैं। कम पड़ता लेकिन 40% लोग ही जो कि मार्केट की अच्छी नॉलेज रखते हैं और उन्हें पता है कि हमें क्या करना चाहिए, है। जी ठीक है, तो वो सारे लोग अच्छा कमाते हैं। ओके जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लान योर ट्रेड देन ट्रेड योर प्लान, ठीक है। जी पहले जो आपने प्लानिंग कर दिया है उसको ही आपको एग्जीक्यूट करना है। जी तो ये अगर शॉर्ट टर्म में फॉर्मूला आप अपनाते हैं, ठीक है, तो मैं 1-2 ट्रेड की तो नहीं गारंटी ले सकता, लेकिन अगर लंबे समय के लिए ये काम करते रहेंगे तो शॉर्ट टर्म में भी आप अर्निंग कर सकते हो। ओके सर, जैसे कि अगर आपके पास कैपिटल हुआ तो आप उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कैसे करें? सबसे पहले अगर मुझे नॉलेज है तो मैं अपनी नॉलेज के आधार पे कर सकता हूँ इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग जी। टर्म भी शॉर्ट टर्म भी। जी और अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो मुझे फाइनेंशियल एडवाइजर का रिक्वायरमेंट होगा या फिर किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के प्रोफेशनल का रिक्वायरमेंट होगा। जी तो अगर मैं ये मान लेता हूँ कि मुझे नॉलेज है और मुझे खुद को इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं ये देखूंगा कि अगले 4-5 साल में कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो कि ग्रोथ दे सकती है और जहाँ पे सरकार का भी फोकस है, तो मैं उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बेसिकली उन सेक्टर्स को फाइंड आउट करूंगा, जी ठीक है, जिन सेक्टर्स पे सरकार का फोकस है, उन सेक्टर्स में से कंपनीज चूज करूंगा। मान लीजिए 10 कंपनीज है, उनमें से 1 या 2 कंपनीज चूज करूंगा और उस पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपनी कर दूंगा, जहां पे मुझे प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही है, कांस्टेंट प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, इसके अलावा उनके जो प्रॉफिट्स है, उनकी जो सेल्स है, उसमें परफॉर्मेंस आ रही है रेगुलर बेसिस पे, तो उन स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करना प्रेफर करूंगा फॉर लॉन्गर टर्म, ठीक है। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म में अगर हमें कोई इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हमें एक टेक्निकल अप्रोच का रिक्वायरमेंट होता है। टेक्निकल अप्रोच मतलब कि जो टेक्निकल एनालिसिस होता है स्टॉक मार्केट में, उसको देख के हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी मान लीजिए कि कोई भी न्यूज़ आ रही है, कोई भी न्यूज़ है, जैसे कि अभी पीछे अगर मैं आपको बोलूँ तो एथेनॉल के ऊपर काफ़ी चर्चा में रहा था, न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी इथेनॉल के बारे में चर्चा हो रही थी, तो उस समय हम देख रहे थे कि स्टॉक मार्केट में जो शुगर के स्टॉक्स थे वो बढ़ रहे थे, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करके आप शुगर सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनको आप वॉच आउट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न बनाने के चांसेस मिल सकते थे, ठीक है। तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। अगर मान लीजिए कि जैसे आज से 2 साल पहले ईवी के बारे में बहुत चर्चा हुई कि ईवी आने वाले है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो उस समय पे आप अगर ईवी के स्टॉक्स लेते तो डेफिनेटली आपको रिटर्न अच्छा बनता, ठीक है। अभी जैसे कि सूर्योदय योजना है, ठीक है, सूर्योदय योजना में वो सोलर पैनल्स लगाएंगे, तो सोलर पैनल बनाने वाली जितनी भी कंपनीज है उनको बेनिफिट हो सकता है जी। तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो हो सकता है आपका 10-20% बन जाए पैसा, ठीक है। तो ऐसा मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, तो द थिंग इज कि मैं आपको एक जिस्ट देना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से सोच सकते हो। आप अपनी ऐसी सोच बना के मार्केट में ट्रेड कर सकते हो और टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प करके आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो और फंडामेंटल एनालिसिस की हेल्प लेके आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सर, अभी हमने प्रॉफिट की बात करी है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट में कि क्या क्या प्रॉफिट्स हैं, तो ऑब्वियसली इसमें रिस्क भी होगा जरूर सा। बिल्कुल, हाँ जी, तो अभी रिस्क के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमें क्या क्या मतलब रिस्क होंगे सर। देखिए, अगर आप कोई एनालिसिस कर रहे हो तो इट इज नॉट गारंटेड कि वो सही होगा, वो सक्सेसफुल होगा जी जी। आप कभी भी गलत भी हो सकते हो। मान लीजिए कि सारी चीजें सही आ रही है फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, बट अनसर्टेन कुछ हो जाए कंपनी के साथ में, ठीक है, और उसका प्रॉफिट नीचे चला जाए जी, तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो है ना। तो रिस्क तो हर जगह इन्वॉल्व है, जैसा कि मैंने पहले बोला कि जहां भी आपको रिटर्न जनरेट हो रहे हैं वहां पे ऑटोमेटिक रिस्क इन्वॉल्वमेंट रहेगी आपकी। बट द थिंग इज कि यू हैव टू बी अ गुड ऑब्जर्वर। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत लगती है तो यू कैन चेंज इट, या फिर सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इतना अच्छा डाइवर्सिफिकेशन कर लीजिए कि अगर किसी भी कंपनी में रिस्क आ भी जाता है, जिस इन्वेस्टमेंट में रिस्क आ भी जाता है, तो एटलीस्ट वो मेरे टोटल पोर्टफोलियो से वाइप आउट हो जाए। तो जो 5% रूल होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप 5 रुपए का ही एक स्टॉक खरीदिए, तो आपका रिस्क ऑटोमेटिक मिटिगेट हो जाएगा। अगर उस कंपनी में दिक्कत भी आती है तो आपके 95 रुपए तो सुरक्षित है, बाकी 5 ही है आपके, तो उतना रिटर्न आपके 95 रुपए जनरेट करके आपको दे देंगे।
एंड शॉर्ट टर्म में क्या रिस्क होगा सर? शॉर्ट टर्म में जैसा कि मैंने बताया कि स्टॉप लॉसेस होते हैं। जी जी जी। अभी आपको स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा शॉर्ट टर्म में। स्टॉप लॉस रखेंगे तो स्टॉप लॉस उड़ेंगे भी, तो स्टॉप लॉस उड़ेंगे तो कैपिटल वाइप आउट होने के चांसेस तो रहते ही हैं। हाँ जी। अब आपको वहाँ पे ये देखना है कि ये जो डाइवर्सिफिकेशन वाला काम है यहाँ भी करना है, आपको शॉर्ट टर्म में भी करना है। आपने मान लो 10 लाख रुपए लगा के रखे हैं तो 10 लाख रुपए का एक ट्रेड नहीं लेना है, 1 लाख रुपए का एक ट्रेड लेना है, जिससे कि 5 ही हजार जाए आपके एक ट्रेड में। तो इस तरीके से आप डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो डाइवर्सिफिकेशन जो है ना दोनों में ही काम आता है रिस्क मिटिगेट करने के लिए। जी जी सर, जैसे मार्केट फ्लक्चुएशन होती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं? देखिए शॉर्ट टर्म में मार्केट के फ्लक्चुएशन जो होती है उसका इम्पैक्ट कम पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट्स की बात सोच रहे हो और छोटे छोटे टारगेट्स आप सोच रहे हो, ठीक है। तो वोलेटिलिटी अगर होगी तो उसमें क्या होंगे चांसेस ये होंगे कि उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में हाई वोलेटिलिटी होती है, हाई फ्लक्चुएशन होती है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि 2001 में 800 निफ्टी चलता था, आज 25,000 है ना। तो इट इज हाई वोलेटाइल, है ना। तो 800 का चीज 25,000 हो गया तो इसका मतलब कि वोलेटिलिटी ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा ही। जहाँ पे रिवॉर्ड ज्यादा है वहाँ पे रिस्क भी होगा। तो वोलेटिलिटी का बेनिफिट भी उतना ही होता है जितना कि उसका रिस्क है। जी जी सर, इन्फ्लेशन का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे क्या असर रहता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? ये शॉर्ट टर्म में सीधी सी बात है कि हम साल दर साल की बात करते हैं इन्फ्लेशन के लिए, हाँ जी, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो तो आप अपना पैसा सुरक्षित कर पा रहे हो, सेव कर पा रहे हो। जैसे कि 5% या 6% का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, तो अगर आप अपनी कैपिटल पे शॉर्ट टर्म में 5 या 6% से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो, 10-12 भी कर पा रहे हो, तो इट इज गुड इनफ कि आपने थोड़ा पैसा भी कमा लिया और इन्फ्लेशन भी बीट हो गया। लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक बीट हो जाता है, क्योंकि जितना भी अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले 23 सालों में, तो हमेशा इन्फ्लेशन को बीट करते हुए ही मार्केट ने रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है इन्फ्लेशन की, और इन्फ्लेशन के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता है। बस आपकी इन्वेस्टमेंट ठीक होनी चाहिए। जी सर, जैसे कि प्रॉफिट की बात हो रही है कि जो भी प्रॉफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे, जब प्रॉफिट मिलेगा तो ऑब्वियसली इसमें गवर्नमेंट का कोई टैक्स भी होगा, उसमें टैक्स का क्या सीन होगा सर? ओके, तो देखिए अभी तक क्या था कि 23 जुलाई को अपना बजट आया है, उससे पहले का एक बारी मैं बता देता हूँ आपको कि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते थे आप या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते थे तो उसमें आपको 15% का टैक्स देना पड़ता था। अगर प्रॉफिट है तो 15% का टैक्स है, अगर लॉस है तो लॉस पे कोई टैक्स नहीं है। लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगले 8 साल के लिए, और उसके अगेंस्ट में जैसे आज इस साल में आपने 1 लाख रुपए का लॉस किया तो अगले 8 साल तक अगर आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म में क्या था कि 10% का टैक्स था और 1 लाख रुपए एग्जाम थे। अगर किसी को 10 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होता था तो 9 लाख रुपए पे 10% का टैक्स 90,000 रुपए पे करना था। लेकिन 23 जुलाई के बाद में जो इम्प्लीमेंटेशन आया है उसमें शॉर्ट टर्म को 20% कर दिया गया है 15 की जगह। अब अगर किसी ने 1 लाख रुपए कमाए हैं शॉर्ट टर्म में तो उसको 20% मतलब 20,000 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में 12.5% का क्लॉज आ गया है, और जो 1 लाख का एग्जम्पशन था वो अब 1.25 लाख रुपए का हो गया। 1,25,000 रुपए तक अगर आप प्रॉफिट करेंगे लॉन्ग टर्म में तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। 1,25,000 के ऊपर आप जितना करेंगे उतने के ऊपर आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स पे करना है। गवर्नमेंट को जो भी देना है वो 12.5 की कुड़ेंगे देना है। एग्जैक्टली। और अगर लॉस करते हैं तो 8 साल तक चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जितना लॉस आपने किया है उतना आप प्रॉफिट करेंगे तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा जी। लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा अपने आईटीआर में, इनकम टैक्स रिटर्न में। सर, लिक्विडिटी का क्या इम्पैक्ट रहता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे? देखिए लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आपके पास में कितना कैपिटल, कितना आप इन कैश कर सकते हो, ठीक है। एज फार एज लिक्विडिटी इज कंसर्न, लिक्विडिटी दोनों तरीके के इन्वेस्टमेंट्स में रहती है, ठीक है। अगर मैं एसेट क्लास की बात करूँ लॉन्ग टर्म के लिए तो प्रॉपर्टी आप खरीदोगे तो सीधी सी बात है उसमें लिक्विडिटी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप स्टॉक्स की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो लिक्विडिटी हमेशा अवेलेबल रहती है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। बट अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसमें आपकी लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, लॉन्ग टर्म में आपकी कम रहती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का आपका ऑब्जेक्टिव वेल्थ क्रिएट करने का है,
ठीक है, तो एक बार आपने पैसा अपलोड कर दिया तो उसको आप बार बार निकालोगे नहीं, जी वो इन्वेस्टेड रहेगा और वो जब वेल्थ क्रिएट करके दे देगा या आपका ऑब्जेक्टिव पूरा करके देगा, देन ओनली यू विल विड्रॉ द अमाउंट, ठीक है। तो इसलिए अगर लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इन्वेस्टमेंट्स को, शॉर्ट टर्म को, तो शॉर्ट टर्म ज़्यादा फिजिबल है क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी जल्दी मिल जाती है आपको, आसानी से आप निकाल सकते हो वैसा और कभी भी दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में यू हैव टू बी पेशेंट कि भाई इसको रखना है, इसको निकालना नहीं है। सर जैसे कि जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में, तो वो मुझे कब कब मतलब किस किस टाइम पे रिव्यू करना चाहिए था? ओके, तो जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5 साल 10 साल से ऊपर वाली इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म कैटेगरी को बिलोंग करती है। तो लॉन्ग टर्म में आपको एवरी ईयर एटलीस्ट रिव्यू करना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स ठीक चल रही हैं, अप टू द मार्क चल रही हैं। क्योंकि जैसा मैंने फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बताया, तो आप हर साल तो देखोगे ना कि भाई कंपनी प्रॉफिट बना रही है नहीं बना रही है, कोई फेरबदल तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो हर साल में आप एक बार रिव्यू करिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, और शॉर्ट टर्म को आपको रेगुलरली रिव्यू करना पड़ेगा क्योंकि आपको रेगुलर मार्केट देखना पड़ेगा शॉर्ट टर्म के लिए। भाई आप छोटे टेन्योर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यू हैव टू बी एक्टिव इन मार्केट, जी ठीक है। तो अब शॉर्ट टर्म के लिए आपको डेली आप कर सकते हो उसका रिव्यू, जी। तो वो डेली आप रिव्यू करो, अगर ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस किया आपने, हाँ एवरीथिंग इज गोइंग ओके, और हमारा स्टॉप लॉस टारगेट अभी मैच नहीं हुआ है, तो ठीक है, ओके जाने दीजिए उसको। थैंक यू सर, अभी जो भी हमने बातें की काफ़ी अच्छा लगा। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो हम हर बुधवार और शनिवार को अपलोड करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।